पतझड़ की एक सुबह। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी। पत्तों पर ओस की बूंदें अभी भी टिकी हुई थीं। प्रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और बालकनी में आ गई। नीचे की छोटी गली से अभी भी कुछ छोले, भटूरे की दुकानों के कोयले के धुएं की गंध आ रही थी। उसने एक गहरी सांस ली। शांति के इस एहसास ने उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान ला दी। शादी के 7 सालों में प्रिया हमेशा खुद को एक भाग्यशाली महिला मानती थी, जिसका पति भला और एक स्थिर नौकरी वाला था। उसका ससुराल बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन सख्त भी नहीं था। सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। प्रिया एक छोटे शहर की लड़की थी, जो पढ़ाई के लिए दिल्ली आई। फिर उसे प्यार हुआ और उसने अपने पति रोहन से शादी कर ली। उन्होंने 2 खाली हाथों से शुरुआत की। एक छोटा सा किराए का कमरा लिया, कर्ज चुकाते और बचत करते रहे। कुछ सालों बाद रोहन को एक बड़ी कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। उसकी आय अच्छी हो गई और उसने यह छोटा सा घर खरीद लिया। अपने पहले बेटे के जन्म के बाद प्रिया ने नौकरी छोड़ दी। घर पर रहकर बच्चे की देखभाल और परिवार के काम करने लगी। उस सुबह प्रिया ने एक केतली गर्म चाय बनाई और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया, साथ में अपनी सास का गर्म किया हुआ नाश्ता भी। आमतौर पर रोहन उसके साथ बैठकर नाश्ता करता था, खाते खाते कंपनी की बातें बताता था। लेकिन आज वह एक सजे धजे सूट में सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके परफ्यूम की महक हवा में तैर रही थी, एक ऐसी महक जो प्रिया ने उसे पहले कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा था। आप नाश्ता कर लीजिए, फिर काम पर जाइए, प्रिया ने उसके लिए कुर्सी खींचते हुए कहा। रोहन ने खाने की मेज पर एक नजर डाली और अपना फोन उठा लिया। मैं व्यस्त हूं, ग्राहकों के साथ बाहर खाना है, तुम पहले खा लो। शब्द हल्के थे, लेकिन प्रिया को एक पल के लिए रोक दिया। पहले रोहन घर पर सुबह का नाश्ता शायद ही कभी छोड़ता था। चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाने की कोशिश करता था। जब वह दरवाजे से बाहर निकला, प्रिया ने उसके हाथ में फोन देखा। स्क्रीन पर नेहा एठाई नाम से रोशनी हुई। एक पल की बेचैनी उसके दिल से गुजर गई। प्रिया ने खुद से कहा, शायद कोई ग्राहक होगी। लेकिन जिस तरह से वह उस संदेश को देख रहा था, वह किसी सहकर्मी को देखने जैसा नहीं था। अगले कुछ दिनों में सब कुछ अजीब होने लगा। रोहन अक्सर देर से घर आने लगा, ग्राहकों से मिलने या दूसरे शहर काम से जाने का बहाना बनाता। उसने अपने फोन पर पासवर्ड लगाना शुरू कर दिया, जो पहले कभी नहीं था। हर बार जब प्रिया पास आती, तो वह तुरंत स्क्रीन बंद कर देता। एक रात प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा कि वह बालकनी में बैठा फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में वही गर्मजोशी थी जो उसने लंबे समय से अपने लिए नहीं सुनी थी। प्रिया कोई शक की औरत नहीं थी। वह अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी। यह मानती थी कि जिन मुश्किलों का उन्होंने मिलकर सामना किया है, उसके बाद उन्हें कोई चीज अलग नहीं कर सकती। लेकिन अजीब परफ्यूम की गंध, बचती हुई नजरें, संदेश पढ़ते समय रहस्यमयी मुस्कान जैसी छोटी छोटी बातें चुपचाप बारिश की बूंदों की तरह उसके दिल में समा रही थीं, जो एक आने वाले तूफान का संकेत दे रही थीं। एक वीकेंड की दोपहर प्रिया ने रोहन को फोन करके हमेशा की तरह अपने माता पिता के साथ गांव में खाने पर बुलाया। लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी अचानक क्लास है। प्रिया ने सिर हिलाया, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फोन रखा तो उसने खिड़की से बाहर देखा और अचानक बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें कांच की खिड़की पर तेजी से और ठंडी पड़ रही थीं। प्रिया के दिल में एक अनजाना डर भी दस्तक देने लगा था।
उस साल पतझड़ की बारिशें बिना रुके जारी रहीं, ठीक प्रिया के मन की तरह, जो भारी, उदास और ठंडा था। जिस दिन से रोहन ने देर से आना शुरू किया, घर का माहौल पहले जैसा गर्म नहीं रहा। परिवार के साथ भोजन कम हो गया। उसकी जगह फोन पर छोटे संदेशों ने ले ली। मैं व्यस्त हूं, तुम पहले खाना खा लेना। शुरुआत में प्रिया ने इस बदलाव के लिए तर्कसंगत कारण खोजने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद उसकी कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, बहुत दबाव है। लेकिन जिस तरह से वह उसे देखता था, उसमें बदलाव आया। उसकी आंखों में अब वह प्यार नहीं था। आज तुम थक गई होगी, जैसे सवाल अब नहीं थे, जिससे उसका दिल बेचैन हो गया। एक रात लगभग 11 बजे रोहन घर लौटा। उसकी कमीज थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, टाई ढीली थी और एक मीठी परफ्यूम की महक आ रही थी, जो किसी महिला के परफ्यूम जैसी थी, न कि वह जो वह इस्तेमाल करता था। प्रिया दरवाजा खोलने के लिए उठी। अपने पति को देखा। पूछना चाहती थी, लेकिन उसका गला रूंध गया। वह उसके पास से गुजर गया। चलते चलते बोला, मैं बहुत थक गया हूं, कल बात करेंगे। जब रोहन बाथरूम में गया, प्रिया ने मेज पर उसका फोन देखा। स्क्रीन एक संदेश के साथ जली हुई थी। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। शुभ रात्रि। संदेश नेहा नाम से सेव किए गए नंबर से भेजा गया था। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह नाम फिर से सामने आया था। यह पहली बार नहीं था। उसने फोन नहीं खोला, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उस पल से उसके दिल में एक कांटा चुभ गया। जब भी रोहन मुस्कुराता और फोन पकड़ता, वह कांटा और नुकीला हो जाता और गहरा चुभता। अगले कुछ दिनों में रोहन के काम के सिलसिले में बाहर जाने की फ्रीक्वेंसियां असामान्य रूप से बढ़ गई। पहले हर यात्रा का एक स्पष्ट कार्यक्रम होता था, यहां तक कि वह प्रिया से अपना सामान पैक करने और कागजात तैयार करने में मदद मांगता था। अब सब कुछ अलग था। वह जल्दबाजी में अपना सामान पैक करता, बस कहता कि काम जरूरी है और तुरंत चला जाता। एक बार वह 3 दिन के लिए गायब हो गया। कोई फोन नहीं किया, बस कुछ छोटे संदेश भेजे। मैं व्यस्त हूं, खाने का इंतजार मत करना। प्रिया ने छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना शुरू किया। नई कमीजें, नई टाई जो उसने नहीं खरीदी थी। फोन हमेशा उसके पास रहता था, यहां तक कि बाथरूम में भी। जब वह फोन पर बात करता, तो वह बालकनी में या नीचे चला जाता। उसकी आवाज धीमी और धीमी हो जाती, जैसे डर हो कि कोई सुन लेगा। एक रात लगभग 1 बजे प्रिया अचानक जाग गई। बिस्तर का बगल वाला हिस्सा खाली था। वह दालान में गई। बालकनी से पीली रोशनी आ रही थी। रोहन रेलिंग से टिका खड़ा था, एक हाथ में सिगरेट, दूसरा हाथ में फोन कान से लगा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन इस समय फोन मत करो, उसे शक हो जाएगा। प्रिया वहीं जम गई। उसे शब्द रात को चीरते हुए एक चाकू की तरह लगा। उसने पूरी बात नहीं सुनी, बस महसूस किया कि हर शब्द उसके दिल पर एक पत्थर की तरह गिर रहा है। अगली सुबह रोहन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह अभी भी नाश्ता कर रहा था और खबरें देख रहा था। प्रिया ने उसे देखा, पूछना चाहती थी, सब कुछ साफ करना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ अनजाने में चम्मच को कस रहे थे। होंठ कांप रहे थे। एक हिस्सा इसलिए क्योंकि वह जवाब से डरती थी, और दूसरा हिस्सा इसलिए क्योंकि वह अभी भी उम्मीद कर रही थी कि उसने गलत सुना होगा। लेकिन वह उम्मीद दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि धोखे के हर संकेत एक पहेली के टुकड़ों की तरह धीरे धीरे एक अंधेरी तस्वीर को पूरा कर रहे थे। और प्रिया के दिल में बारिश भारी होने लगी थी।
जो एक असली तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उस दिन दिल्ली में कई दिनों की बारिश के बाद धूप निकली थी। प्रिया ने बाजार जाकर कुछ सामान खरीदने का फैसला किया ताकि रात में रोहन की पसंदीदा रोगन जोश बना सके। उसने बताया था कि वह जल्दी घर आकर पत्नी बात्रा कर बारिश के साथ खाना खाएगा। फोन पर उसकी आवाज पुराने दिनों की तरह गर्म थी। मेरा काम 4 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। ज्यादा मत पकाना, बस हम दोनों ही हैं। प्रिया मुस्कुराई। बेचैनी के दिनों के बाद एक दुर्लभ राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद वह बहुत ज्यादा शक कर रही थी। घर का काम खत्म करने के बाद प्रिया सामग्री खरीदने के लिए बाजार गई। वापस आते समय खान मार्केट के कोने पर एक छोटे से कैफे के पास से गुजरते हुए वह अचानक रुक गई। कांच के पार उसने एक परिचित सिलुएट देखा, रोहन। वह अकेला नहीं बैठा था, उसके सामने एक महिला थी और प्रिया को उसे पहचानने में बस 1 सेकंड लगा। नेहा, कॉलेज के समय की उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसने कभी उसके साथ हर सुख दुख साझा किया था। प्रिया का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे वह उसकी छाती तोड़ देगा। वह सड़क के किनारे एक पेड़ के पीछे छिप गई और कांच की खिड़की से देखने लगी। वे दोनों सामान्य से ज्यादा करीब बैठे थे। नेहा का हाथ बिना किसी झिझक के रोहन के हाथ पर रखा था। रोहन उसकी ओर झुका और कुछ कहा जिससे नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। जिस तरह से वह उसे देख रहा था, उसकी आंखें कोमल, मोह से भरी थीं, ठीक वैसी ही जैसी कई साल पहले उसने प्रिया के लिए रखी थीं। प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा हो। उसके दिमाग में पिछले कुछ समय के संदेह के टुकड़े अचानक एक पूर्ण और क्रूर तस्वीर में जुड़ गए। यह अब कोई कोराज़ोन की भावना नहीं थी, कोई अनुमान नहीं था, यह सच्चाई थी। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल हर धड़कन के साथ दुख रहा था। उन दिनों की यादें जब वे तीनों साथ में खाने जाते थे, उन शामों की जब नेहा घर आकर रोहन के साथ हंसती मजाक करती थी। प्रिया ने उस पर इतना भरोसा किया था कि जब वह व्यस्त होती थी तो नेहा से अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए कहती थी। और अब वह दोस्त जिसे वह बहन कहती थी, वहां बैठी थी, उसके पति का हाथ ऐसे पकड़े हुए जैसे यह सबसे स्वाभाविक बात हो। रोहन ने अचानक अपना फोन निकाला और नेहा के साथ एक तस्वीर लेने के लिए झुका। उन्होंने अपने सिर करीब लाए, गाल लगभग छू रहे थे। प्रिया ने देखा कि नेहा थोड़ा झुकी, उसके बाल उसके कंधे पर गिरे। शाम की धूप उन पर पड़ रही थी, एक ऐसा दृश्य बना रही थी जो कड़वाहट से सुंदर था, एक ऐसे जोड़े की तरह सुंदर जिसने अभी अभी प्यार करना शुरू किया हो। प्रिया ने अंदर जाने का फैसला किया। वह उस झूठे पर्दे को सबके सामने फाड़ देना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। एक पल के लिए उसने खुद को फुसफुसाते हुए सुना, अभी नहीं, यह सही समय नहीं है। अगर वह अभी अंदर गई तो वह इनकार कर देगा और वह सिर्फ एक बेकाबू ईर्ष्यालु औरत कहलाएगी। वह मुड़ी, तेजी से चलने लगी ताकि शाम की हवा उसके ताजा गिरे आंसुओं को सुखा दे, लेकिन उसके अंदर कुछ और बढ़ रहा था, गुस्सा। वह गुस्सा सिर्फ रोहन और नेहा के लिए नहीं था, बल्कि खुद के लिए भी था, क्योंकि उसने इतने सालों तक उन पर आंख बंद करके भरोसा किया था। जब वह घर पहुंची तो उसने रोगन जोश नहीं बनाया। उसने चुपचाप सारा सामान फ्रिज में रख दिया और मेज के सामने बैठ गई। दराज खोला और अपना पुराना फोन निकाला जिसे वह इस्तेमाल न करने के बावजूद रखती थी। उसके कांपते हाथों ने एक नया सिम डाला। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और नीची हो गई जब उसने किसी का नंबर डायल किया। मुझे बस एक निगरानी सेवा चाहिए, कल से शुरू। उस रात
प्रिया चुपचाप लेटी रही और जब रोहन घर आया तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने धीरे से पुकारा, क्या तुम सो गई हो? प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक गहरी सांस ली। अपनी सांस को स्थिर रखने की कोशिश की। वह जानती थी कि कैफे में उस दृश्य को देखने के पल से यह शादी एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुकी थी जहां से वापसी संभव नहीं थी, और पीठ में छुरा घोंपने का बदला वह कई गुना चुकाएगी। उस भयावह दोपहर के 3 दिन बाद प्रिया ने सामना करने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह चुप नहीं रह सकती, क्योंकि चुप्पी धोखेबाज को और बढ़ावा देती है। उस शाम जैसे ही रोहन घर में घुसा, प्रिया ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें 2 छुरियों की तरह थीं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? रोहन ने भौहें चढ़ाईं। सामान्य दिखने की कोशिश की। क्या बात है? नेहा के बारे में। हवा तुरंत जम गई। रोहन एक पल के लिए रुका और फिर फीकी हंसी हंसा। तुम फिर से कल्पना करने लगी हो। नेहा हम दोनों की दोस्त है। प्रिया ने हार नहीं मानी। ऐसी दोस्त जो कैफे में हाथ पकड़कर डेट करती है, एक दूसरे को याद करने की बात करती है। रोहन ने त्योरियां चढ़ाईं। उसकी आवाज तेज हो गई। बकवास मत करो, मैं बहुत थक गया हूं। बातचीत भारी चुप्पी में समाप्त हो गई। रोहन ऊपर चला गया। प्रिया को वहीं खड़ा छोड़ गया। उसके हाथ इतनी जोर से मुड़े हुए थे कि नाखून त्वचा में धंस रहे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अगली ही सुबह सब कुछ और भी बुरा हो जाएगा। जब प्रिया नाश्ता तैयार कर रही थी, लैंडलाइन फोन बजा। यह उसकी सास का फोन था। उनकी आवाज बहुत गंभीर थी। प्रिया, आज सुबह घर आ जाओ। परिवार की एक जरूरी बात करनी है। एक बुरी भावना उठी, लेकिन प्रिया फिर भी चली गई। जैसे ही वह लिविंग रूम में घुसी, उसने देखा कि सब मौजूद थे। सास, ससुर, रोहन की बहन और रोहन भी। वे एक लाइन में ऐसे बैठे थे जैसे किसी मुकदमे की तैयारी कर रहे हों। सास ने बात शुरू की। प्रिया, मुझे पता है कि इन दिनों तुम्हारे और रोहन के बीच अनबन चल रही है। मैं सच कहूंगी, एक औरत को अपने पति को संभालना आना चाहिए। हर समय शक और नियंत्रण नहीं करना चाहिए। प्रिया स्तब्ध रह गई। मां, मेरे पास सबूत है कि रोहन धोखा दे रहा है। मैंने उसे और नेहा को अपनी आंखों से देखा है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही रोहन की बहन ने व्यंग्यात्मक लहजे में बीच में टोक दिया, शायद आपने गलत देखा होगा। भाभी, मेरा भाई काम के सिलसिले में जाता है, दोस्तों से मिलता है। यह सामान्य बात है। अगर आप हर समय जासूसी करती रहेंगी तो कौन बर्दाश्त करेगा? ससुर, जो शायद ही कभी दखल देते थे, ने भी कहा, चाहे यह सच हो या नहीं, एक समझदार औरत को आंखें बंद करना आना चाहिए। यह परिवार बहू को हंगामा करते और पति को बदनाम करते हुए स्वीकार नहीं करेगा। प्रिया को लगा जैसे उस पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई हो। उसने चारों ओर देखा। हर चेहरे पर रोहन के पक्ष में एक स्पष्ट झुकाव था। किसी ने नहीं पूछा कि उसने क्या सहा है। किसी ने उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। वे सब बस चाहते थे कि वह चुप रहे, परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपमान का घूंट पी जाए। सास ने आगे कहा। इस बार उनकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें अभी भी एक आदेश था। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि यह शक की स्वभाव छोड़ दो। अपने पति और बच्चे की देखभाल करो। किसी बाहरी को बीच में मत आने दो। प्रिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी कड़वी थी। बाहरी? क्या आप जानती हैं कि जिस बाहरी की आप बात कर रही हैं वह नेहा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त और आपके बेटे की प्रेमिका। पूरा कमरा शांत हो गया, लेकिन रोहन पर चौंकने या गुस्सा होने के बजाय सास ने सिर्फ एक गहरी सांस ली। प्रिया,
अगर तुम इसी तरह जिद करती रही तो इस परिवार में शांति नहीं रहेगी। मैं इस बारे में और नहीं सुनना चाहती। रोहन चुपचाप बैठा रहा। न तो उसने इनकार किया और न ही अपनी पत्नी का बचाव किया। बस उसकी आंखों में एक जीत की झलक थी, जैसे कह रहा हो, तुम जीत नहीं सकती। प्रिया खड़ी हो गई। उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। यहां वह सिर्फ रोहन के खिलाफ नहीं लड़ रही थी, बल्कि एक पूरे परिवार के खिलाफ लड़ रही थी, जो पहले से ही उसके पक्ष में खड़ा था, भले ही वह पूरी तरह से गलत था। उस दिन अपने ससुराल के दरवाजे से बाहर निकलते समय ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके दिल की ठंडक ही उसे कौंपा रही थी। उसके मन में एक अनकही कसम गूंज रही थी, अगर उन्होंने धोखेबाज को बचाने का फैसला किया है तो मैं उन्हें इस मिलीभगत की कीमत दिखाऊंगी। परिवार की उस कड़वी बैठक के 2 हफ्ते बाद प्रिया को अभी भी उम्मीद थी कि रोहन फिर से सोचेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसने न केवल खुद को नहीं बदला, बल्कि और भी बेशर्म हो गया। देर से घर आना आम हो गया। घर पर रहते हुए उसका फोन हमेशा साइलेंट पर रहता था, और जब वह प्रिया को देखता तो उसकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं होती थी, सिर्फ ठंडक, यहां तक कि तिरस्कार भी। उस सुबह प्रिया को अपनी सास का फोन आया। प्रिया, दोपहर में घर आ जाओ, एक मामले को सुलझाना है। जब वह पहुंची तो पूरा परिवार फिर से इकट्ठा था, लेकिन इस बार मेज पर एक भूरे रंग की फाइल रखी हुई थी। सास ने उसे उसकी ओर धकेला। यह तलाक के कागज हैं, इस पर हस्ताक्षर कर दो ताकि सब कुछ शांति से खत्म हो जाए। प्रिया स्तब्ध रह गई। तलाक? क्यों? रोहन और मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की। रोहन की बहन ने तुरंत तीखी आवाज में कहा, आप अभी भी पूछ रही हैं क्यों? आप एक पत्नी हैं जो अपने पति को नहीं संभाल सकती, जिससे वह इतना दुखी है। कौन बर्दाश्त करेगा ऐसी पत्नी को जो हर समय शक और ईर्ष्या करती रहती है? प्रिया ने अपने होंठ काट लिए। अगर पति को संभालने का मतलब है कि जब वह धोखा दे रहा हो तो चुप रहना, तो मुझे माफ करना, मैं यह नहीं कर सकती। रोहन कुर्सी पर टिका हुआ, बाहें बांधे। उसकी आवाज उदासीन थी, लेकिन हर शब्द चाकू की तरह था। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहता। मुझे कोई और मिल गया है जो ज्यादा मुनासिब है। नेहा। यह सुनकर प्रिया के कान सुन्न हो गए। हालांकि उसे इसका अंदाजा था, लेकिन रोहन का परिवार के सामने खुलेआम यह कहना उसके सिर पर हथौड़े की तरह लगा। सास ने तुरंत आग में घी डाला। प्रिया, तुम भी जानती हो, नेहा एक भली, समझदार लड़की है। वह रोहन और मेरे पोते का बेहतर ख्याल रख सकती है। तुम तो हमेशा चिड़चिड़ी, शिकायत करती रहती हो, जिससे घर का माहौल भारी हो जाता है। तुम्हें सबके बारे में सोचना चाहिए। कागजों पर दस्तखत कर दो ताकि सबको मुक्ति मिल जाए। प्रिया का गला रूंध गया। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? मैं अपने बेटे की सगी माँ हूं और आप चाहती हैं कि कोई और उसकी देखभाल करे। ससुर, जो अब तक चुप थे, अब बोले। हम नहीं चाहते कि बच्चा ऐसे परिवार में पले बढ़े जहां हर समय झगड़े होते हों। तुम रोहन के लिए सही नहीं हो। तलाक ही सबसे अच्छा है। प्रिया ने उन ठंडे चेहरों को देखा, जिनमें कोई सहानुभूति नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि उन्होंने उसे बुलाने से पहले अच्छी तरह से योजना बना ली थी, और आज बस एक जबरदस्ती का सत्र था ताकि वह हस्ताक्षर कर दे। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं हुआ। रोहन की बहन ने अचानक एक झूठा आरोप लगाया। और तो और, आप दूसरे आदमियों के साथ भी घूमती फिरती हैं। पिछले दिन मैंने आपको एक अजनबी आदमी के साथ देखा था। प्रिया गुस्से से खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे। बकवास मत करो। वह मेरे ऑनलाइन स्टोर का एक बिजनेस पार्टनर है, जिसके लिए मैं पार्ट टाइम काम कर रही हूं।
रोहन ने तुरंत बीच में कहा, बस करो, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। सच यह है कि मैं तलाक चाहता हूं। मैं नेहा से शादी करना चाहता हूं। तुम हस्ताक्षर करो या न करो, यह जल्द ही या बाद में हो ही जाएगा। बस तरीका अलग होगा। वे शब्द उनकी शादी के लिए मौत की सजा की तरह थे। रोहन ने किसी भी तरह का सम्मान नहीं रखा, यहां तक कि प्रिया को एक बाधा के रूप में देखा जिसे हटाना जरूरी था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, उन लोगों के सामने अपने आंसू न बहने देने की कोशिश की। वह जानती थी कि उसे एक कोने में धकेला जा रहा है, लेकिन अंदर एक और आग भड़क रही थी, प्रतिरोध की आग। उसने फाइल बंद की, उसे अपनी सांस की ओर धकेला। उसकी आवाज दृढ़ थी, मैं अभी हस्ताक्षर नहीं करूंगी, और तब तक नहीं करूंगी जब तक मैं अपनी बात खत्म न कर लूं। अगर आप तलाक चाहते हैं तो मैं सब कुछ सामने लाऊंगी, जिसमें तुम्हारा नेहा के साथ अफेयर भी शामिल है। पूरा समाज, पूरी कंपनी जान जाएगी। कमरा पूरी तरह से शांत हो गया। रोहन ने त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन उसके होठों के कोने पर एक आधी मुस्कान थी, जैसे कि वह मान रहा हो कि प्रिया व्यर्थ में रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है। वह नहीं जानता था कि अब उसका इरादा रिश्ते को बचाने का नहीं था। वह पलटवार करने की तैयारी कर रही थी। उस सुबह आकाश धूसर था, जैसे किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। प्रिया जैसे ही बेडरूम से बाहर निकली, उसने आंगन में फुसफुसाहट की आवाज सुनी। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने अपनी सास, ननद और कुछ रिश्तेदारों को इकट्ठा देखा। हर किसी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, जैसे वे इंतजार कर रहे हों। एक जोर की आवाज हुई। कमरे का दरवाजा जोर से धकेला गया। वह पति जिस पर उसने 7 साल तक भरोसा किया था, वहां खड़ा था। उसने बेरहमी से एक सूटकेस बाहर फेंका और फिर आदेश की तरह कहा, तुम अपना सारा सामान लेकर इस घर से तुरंत निकल जाओ। मैं तुम्हें एक पल भी और नहीं देखना चाहता। प्रिया सुन्न हो गई। उसने शांत रहने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने अभी तक ठीक से बात भी नहीं की है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही सास ने कड़वी आवाज में बीच में टोक दिया, मेरे बेटे ने फैसला कर लिया है। जो औरत अपने पति को नहीं संभाल सकती, उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यह घर बेकार औरतों को पनाह नहीं देता। प्रिया का निजी सामान कचरे की तरह आंगन में फेंक दिया गया। उसकी शादी का जोड़ा, जो कभी उसके सबसे खुशी के दिन से जुड़ा था, अब जमीन पर कीचड़ में सना हुआ था। पड़ोसियों ने इकट्ठा होकर देखना शुरू कर दिया। उनकी आंखों में जिज्ञासा और थोड़ी दया थी, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। प्रिया आंगन के बीच में खड़ी हो गई। अपमान और घुटन महसूस कर रही थी। हर शब्द, हर नजर उसके दिल पर चाकू की तरह वार कर रही थी। उसने सोचा था कि अगर वे अलग होते हैं तो कम से कम यह शांति से होगा, लेकिन नहीं। उन्होंने उसे एक अजनबी, एक अपराधी की तरह बाहर निकालने का फैसला किया। अचानक बारिश होने लगी। बारिश का पानी आंसुओं के साथ मिलकर उसके गालों पर बह रहा था, जो बहुत ठंडा था। प्रिया ने अपना सूटकेस कसकर पकड़ा। कांपते कदमों से उस गेट से बाहर निकली जो कभी उसका घर था। पीछे दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज गूंजी, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। उसे नहीं पता था कि वह कहां जाएगी। बस इतना पता था कि उस पल उसका दिल मर चुका था। लेकिन कहीं न कहीं उसकी आंखों की गहराई में एक धुंधली सी रोशनी, आक्रोश की रोशनी, जगमगाने लगी थी। बारिश की बूंदें छत की टाइलों पर पड़ रही थीं, ठंडी और चुभने वाली। प्रिया अभी भी वहीं खड़ी थी, अपना सूटकेस कसकर पकड़े हुए। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, बाल बिखरे हुए थे,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तभी दूर से एक अजीब कार के इंजन की गहरी आवाज आई, जो बारिश की आवाज को भी दबा रही थी। सभी की आंखें एक साथ गेट के सामने वाली सड़क की ओर मुड़ गईं। धुंधली बारिश के पर्दे से एक चमकदार काली लिमोजिन धीरे धीरे पास आई। बारिश का पानी उसके पेंट पर फिसल रहा था, जैसे एक विशाल दर्पण जो अराजक दृश्य को दर्शा रहा हो। कार का नंबर प्लेट, एक दुर्लभ और शानदार नंबरों की श्रृंखला, ने पड़ोसियों को फुसफुसाने से नहीं रोका। कार प्रिया के ससुराल के गेट के ठीक सामने रुकी। पीछे का दरवाजा खुला। एक काले सूट में एक आदमी नीचे उतरा। उसका चेहरा गंभीर था। उसकी तीखी आंखें भीड़ पर से गुजरीं और फिर प्रिया पर आकर रुक गईं। एक भी फालतू शब्द कहे बिना वह पास आया, थोड़ा झुका। प्रिया मैडम, मैं आपको लेने आया हूं। कार तैयार है। वह संबोधन बारिश के बीच बिजली की कड़क की तरह था। मैडम, यह शब्द इस जगह पर प्रिया के साथ कभी नहीं जुड़ा था। पड़ोसी हैरान थे और ससुराल वाले आंखें फाड़े देख रहे थे। प्रिया की सास ने त्योरियां चढ़ाईं, जबकि उसका पति वहीं जम गया। उसकी आंखों में उलझन और डर का भाव था। सूट पहने आदमी ने धीरे से प्रिया के हाथ से सूटकेस ले लिया, जैसे डर हो कि उसे एक और सेकंड के लिए कीचड़ छूना पड़ेगा, भले ही वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके हाव भाव सटीक और सम्मानजनक थे। प्रिया ने चारों ओर देखा, दर्जनों आंखों को खुद पर टिका पाया। वे आंखें जिन्होंने कुछ मिनट पहले उसका तिरस्कार और अपमान किया था, अब आश्चर्य और जिज्ञासा में बदल गई थीं। उसने एक गहरी सांस ली, सीधी खड़ी हुई और फिर दृढ़ कदमों से लिमोजिन की ओर बढ़ी। कार का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर क्रीम रंग का शानदार चमड़े का इंटीरियर था। एक हल्की, सुखद खुशबू हवा में थी। प्रिया ने मुड़कर उस लोहे के गेट को देखा जो अभी बंद हुआ था, जहां से उसे एक बेघर की तरह विदा किया गया था, और वह ठंडक से मुस्कुराई। जैसे ही कार के पहिए घूमे गहरे रंग के शीशे के पार, प्रिया अभी भी अपने पति की धुंधली सिलुएट को बारिश में झड़वत खड़े देख सकती थी। उसकी आंखें पीछा कर रही थीं, लेकिन अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, यह खेल अभी शुरू हुआ है। लिमोजिन रात के अंधेरे में लिपटी सड़क पर चुपचाप सरक गई। पीछे पड़ोसियों की खत्म न होने वाली फुसफुसाहट और ससुराल वालों की स्तब्ध आंखें छोड़ गई। कार के अंदर एयर कंडीशनिंग की गर्मी और उच्च गुणवत्ता वाली चमड़े की सीटों से आने वाली हल्की खुशबू बाहर की ठंडी बारिश की बूंदों से बिल्कुल अलग दुनिया की तरह थी। प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसके हाथ उसकी स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए थे। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। घर से निकाले जाने से लेकर इतने लोगों के सामने अपमानित होने तक, फिर एक अजनबी आदमी के आकर उसे मैडम कहने तक। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे उलझन और सतर्कता दोनों में डाल दिया। सामने बैठा आदमी अभी भी शांत था। उसका काला सूट पूरी तरह से फिट था, टाई सलीके से बंधी थी, हर हाव भाव में व्यावसायिकता झलक रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए अपना सिर झुकाकर उसे देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, मैडम, शायद अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि मैं यहां क्यों आया हूं। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी उस पर टिकी थीं, जैसे वह यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही हो कि इसके पीछे की कहानी क्या है। मैं शर्मा हूं, सिंह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रमुख चेयरमैन विक्रम सिंह का विशेष सहायक। शायद आपने यह नाम सुना होगा। प्रिया ने पलकें झपकाईं। हालांकि उसे वित्तीय दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि सिंह ग्रुप रियल एस्टेट, वित्त से लेकर 5 स्टार होटलों की श्रृंखला तक फैला एक विशाल समूह था। लेकिन उसका इससे क्या लेना देना था?
शर्मा ने उसकी आंखों में आश्चर्य देखा और धीरे से सांस छोड़ी। मैडम, वह आपके असली पिता हैं। कार के अंदर का माहौल जैसे थम गया। प्रिया सुन्न हो गई। उसके कान बहरे हो गए। बाहर बारिश की आवाज जैसे गायब हो गई। असली पिता, वह हकलाकर बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन यह असंभव है। शर्मा ने अपने बगल में रखे ब्रीफकेस को खोला। एक बड़ा लिफाफा निकाला। उसने उसे दोनों सीटों के बीच छोटी मेज पर रखा। उसे उसकी ओर धकेला। प्रिया ने उसे खोला। अंदर कुछ दस्तावेजों के साथ कुछ पीली पड़ चुकी तस्वीरें थीं। उनमें से एक लगभग 3 साल की एक बच्ची की तस्वीर थी। उसकी काली आंखें, हल्के घुंघराले बाल, और वह चेहरा उसका ही था। उसने धीरे धीरे समझाया, 25 साल पहले, जब आप सिर्फ 3 साल की थीं, आप एक सड़क दुर्घटना में खो गई थीं। परिवार ने हर जगह खोजा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हाल ही में एक आकस्मिक डीएनए परीक्षण के माध्यम से हम आपकी असली पहचान की पुष्टि कर पाए। प्रिया ने एक एक करके दस्तावेज पलटे, जिसमें एक डीएनए परीक्षण रिपोर्ट थी जिस पर लिखा था, परिणाम 99% मेल खाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो वह आदमी, उसकी आवाज रूंध गई। चेयरमैन विक्रम सिंह, आपके पिता अस्पताल में हैं। वह आपको 20 से अधिक वर्षों से खोज रहे हैं। उनकी सेहत अब ठीक नहीं है और उनकी एकमात्र इच्छा अपनी बेटी से फिर से मिलना है। प्रिया बहुत देर तक चुप रही। अपने गरीब बचपन की सारी यादें, उपेक्षा और अपमान के दिन, सब कुछ उमड़ पड़ा। तो वह बिना जड़ों के नहीं थी। तो वह एक विशाल साम्राज्य की उत्तराधिकारी थी। उसकी आंखों में बदलाव आया। अब उसमें पहले जैसी सहनशीलता नहीं थी, बल्कि एक नई आग की लपट थी। उसने अपना सिर उठाया और सीधे शर्मा को देखा। मुझे उनके पास ले चलो। लिमोजिन ने गति पकड़ी। एक अंधेरे अतीत को पीछे छोड़ते हुए उस जगह की ओर बढ़ चली, जहां सच्चाई और भविष्य इंतजार कर रहे थे। अपने पिता के आलीशान बंगले में शुरुआती दिन प्रिया के लिए लगभग भारी थे। यह दुनिया पूरी तरह से अपरिचित थी। हर सुबह वह अपने ससुराल के पुराने कमरे से 10 गुना बड़े कमरे में जागती। रेशम के पर्दे खुलते और धूप संगमरमर के चमकदार फर्श पर प्रतिबिंबित होती। लेकिन यह विलासिता नहीं थी जिसने उसे मोहित किया, बल्कि कई सालों में पहली बार स्वतंत्रता की भावना थी। उसे सिर झुकाने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने ससुराल वालों की तिरस्कारपूर्ण नजरों के नीचे नहीं जीना था। उसके पिता, श्री विक्रम सिंह, सिंह ग्रुप के चेयरमैन, एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। लेकिन इतने सालों से खोई हुई अपनी बेटी के सामने उनकी आंखें नरम हो जाती थीं। उन्होंने अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं की, बस उसे सलाह दी, तुम्हें सीखने के लिए समय चाहिए और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सिवाय कमजोरी के। वे शब्द प्रिया के लिए खुद के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा की तरह थे। अगले कुछ दिनों में प्रिया का कार्यक्रम बहुत व्यस्त था। सुबह सीईओ के साथ वित्तीय प्रबंधन की पढ़ाई, दोपहर में निजी वकील के साथ वाणिज्यिक कानून की पढ़ाई, और शाम को प्रतिद्वंद्वियों और भागीदारों को दाम चलते देखने के लिए बातचीत में भाग लेना। शाम को वह विदेशी भाषाएं सीखती, जिम जाती और संचार कौशल का अभ्यास करती। हाथ मिलाने के तरीके से लेकर आंखों के संपर्क तक, और दबाव बनाने के लिए सही समय पर चुप रहने तक। ज्ञान के साथ साथ प्रिया का बाहरी रूप भी बदल गया। उसने अपने पुराने बाल कटवा दिए और एक आधुनिक छोटे बाल का स्टाइल अपनाया। उच्च स्तरीय सूट पहने जो उसके शरीर को निखारते थे और एक शक्तिशाली आभा बिखेरते थे। उसकी आंखें अब आंसुओं से गीली नहीं थीं, बल्कि इतनी तीखी हो गई थीं कि सामने वाले को दबाव महसूस होता था।
एक बार ग्रुप की एक बड़ी पार्टी में कुछ शेयरधारकों ने उसे संदेह की नजरों से देखा, फुसफुसाते हुए कि वह सिर्फ एक नाजायज संतान है जिसे बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मेज पर गई, अपना लैपटॉप खोला और 10 मिनट के भीतर उस वित्तीय रिपोर्ट का विश्लेषण कर दिया जिस पर वे बहस कर रहे थे। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। वह जानती थी कि जिन लोगों ने कभी उसे रौंदा था, उनका सामना करने के लिए उसे सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि इतना मजबूत और खतरनाक होना होगा कि वे अपनी गलती दोहराने की हिम्मत न करें। और प्रिया वैसी ही इंसान बनने लगी थी, कदम दर कदम खुद को एक शक्ति में बदल रही थी। उस रात शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े हॉल में लाल कालीन बिछा था। जैसे ही व्यापार और मीडिया जगत की बड़ी हस्तियां एक एक करके अंदर आ रही थीं, कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। यह उच्च वर्ग का वार्षिक कार्यक्रम था, जहां सैकड़ों करोड़ के सौदे सिर्फ एक हाथ मिलाने से तय होते थे। और यह लोगों के लिए अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने का भी एक स्थान था। जब घड़ी में रात के 8 बजे बड़े दरवाजे खुले और सभी की आंखें तुरंत एक नई सिलुएट पर टिक गईं जो अभी अभी प्रकट हुई थी। प्रिया धीरे धीरे एक एक कदम लाल कालीन पर चल रही थी। उसका काला गाउन उसके शरीर के घुमावों से चिपका हुआ था, जिस पर हजारों क्रिस्टल जड़े थे जो रात के आकाश की तरह चमक रहे थे। उसके बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे थे, जिससे उसकी सुंदर गर्दन और पतले कंधे दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें ठंडी लेकिन आकर्षक थीं, जैसे कोई रानी अभी अभी अपने सिंहासन से उतरी हो। उसके बगल में उसका निजी सहायक था, जो आधा कदम पीछे चल रहा था। हाथ में एक टैबलेट और फोन था। उसकी आंखें गंभीर थीं। पत्रकारों ने जल्दी से अपने कैमरे प्रिया की ओर कर दिए। सवालों की बौछार होने लगी। माफ कीजिए मिस प्रिया, क्या यह पहली बार है जब आप इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं? आप सिंह ग्रुप में कौन है? लेकिन वह बस हल्की सी मुस्कुराई, आगे बढ़ती रही। एक रहस्यमयी चुप्पी छोड़ गई जिससे लोग और भी उत्सुक हो गए। मंच के पास एक पार्टी टेबल पर भीड़ के बीच प्रिया का पूर्व पति रोहन उस महिला नेहा के साथ खड़ा था, जिसने कभी उसके पति को चुराया था। वे कुछ भागीदारों के साथ हंस बोल रहे थे, लेकिन प्रिया को देखते ही उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रोहन वहीं जम गया। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। उसकी याद में प्रिया सिर्फ एक भली देहाती महिला थी, जो सादे कपड़े पहनती थी, हमेशा सहमी रहती थी। और अब उसके सामने एक ऐसी महिला थी जिसकी आभा इतनी प्रबल थी, जो आत्मविश्वास और शक्ति बिखेर रही थी, जिसे छूने का सपना भी उसने कभी नहीं देखा था। नेहा, जो अपनी सुंदरता और रोहन के बगल में अपनी स्थिति पर गर्व करती थी, भी स्तब्ध थी। चकाचौंध रोशनी में नेहा को अचानक खुद को छोटा और फीका महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने जो डिजाइनर ड्रेस आज रात पहनी है, जो हेयर स्टाइल उसने पूरी दोपहर तैयार किया है, वह सब प्रिया के बगल में खड़े होने पर सामान्य लग रहा था। प्रिया ने उन पर एक नजर डाली, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसकी नजर स्टील की तरह ठंडी थी, जिसमें कोई नाराजगी या याचना नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण दूरी थी। एक ऐसे व्यक्ति की नजर जो ऊपर से उन लोगों को देख रहा था जो पीछे छूट गए थे। वह रुकी नहीं, बस कुछ बड़े व्यापारियों को सिर झुकाकर नमस्ते किया जो हाथ मिलाने के लिए आगे आ रहे थे। उस शाम की चैरिटी नीलामी में प्रिया ने अचानक एक कीमती पेंटिंग के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई, जिससे सभी लोग हैरान हो गए। कार्यक्रम के संचालक ने उसे चेयरमैन विक्रम सिंह की बेटी और सिंह ग्रुप की उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। तालियों की गड़गड़ाहट हुई
लेकिन उस पार्टी टेबल पर रोहन और नेहा जैसे मर गए हों। उन्हें न केवल यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक महिला को खो दिया है, बल्कि उन्होंने इस शक्तिशाली दुनिया तक पहुंचने का एकमात्र अवसर भी खो दिया है। प्रिया ने अपनी शांत मुस्कान बनाए रखी। उसके दिल में असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। उस दिन आकाश धूसर था, लेकिन एक भी बूंद बारिश नहीं हुई। हवा इतनी भारी थी जैसे किसी भयंकर तूफान के आने का संकेत दे रही हो। प्रिया अपने शानदार कार्यालय में बैठी थी। चमकदार अखरोट की लकड़ी की मेज गर्म पीली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें चाकू की धार की तरह ठंडी थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेजों, तस्वीरों, वीडियो की एक श्रृंखला बड़े करीने से व्यवस्थित थी। ये सभी उसके पूर्व पति और उसकी प्रेमिका के अफेयर के सबूत थे। न केवल अंतरंग डेटिंग की तस्वीरें थीं, बल्कि पैसे के बारे में उनकी गणनात्मक बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी थीं। यहां तक कि अतीत में उसकी संपत्ति हड़पने की योजना भी थी। प्रिया ने इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। जैसे ही उसने व्यापार की दुनिया में कदम रखा, उसने जानकारी को एक तेज हथियार के रूप में उपयोग करना सीख लिया था। और आज उसने सही समय चुना जब उसके पूर्व पति की कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ सैकड़ों करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रही थी। उसने ईमेल भेजने के लिए बटन दबाया। बस एक क्लिक, सभी सबूत प्रेस, भागीदारों और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गए। शहर के दूसरी ओर एक बैठक जो सुचारू रूप से चल रही थी, तुरंत अराजकता में बदल गई। प्रिया के पूर्व पति का चेहरा पीला पड़ गया। पसीना बहने लगा जब बैठक कक्ष में बड़ी स्क्रीन पर सभी भागीदारों के सामने उसके अफेयर की तस्वीरें और क्लिप दिखाई गईं। फुसफुसाहट, तिरस्कारपूर्ण नजरें, कुर्सियों के खिसकने की आवाज जब कुछ शेयरधारक चले गए। सब कुछ उसके सम्मान पर चाकू की तरह वार कर रहा था। उसी समय सोशल मीडिया मंचों पर उसका और उसकी प्रेमिका का नाम छा गया, जो एक गर्म बहस का विषय बन गया। व्यंग्यात्मक टिप्पणियां, बहिष्कार के हैशटैग लगातार दिखाई देने लगे। छोटे अनुबंध तुरंत रद्द कर दिए गए। कंपनी के शेयर बिना रुके गिरने लगे। प्रिया चुपचाप बैठी, अर्ल ग्रे चाय का एक घूंट लिया। उसके होठों के कोने ऊपर उठ गए। यह सिर्फ शुरुआत थी। उसे बहस करने के लिए सामने आने की जरूरत नहीं थी। खुद को नीचा दिखाकर बहस करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने सच्चाई की तलवार का इस्तेमाल करके उस सदाचारी मुखौटे को काट दिया जिसे वह इतने समय से पहनने की कोशिश कर रहा था। वह जानती थी कि जिसने कभी उसे तुच्छ समझा था, वह जल्द ही एक बात समझेगा। प्रिया जैसी महिला को खोना सिर्फ एक पत्नी को खोना नहीं है, बल्कि अपने ही विनाश के फरमान पर हस्ताक्षर करना है। और यह खेल अभी शुरू हुआ था। पहले विस्फोट के बाद प्रिया ने अगला कदम उठाने में जल्दबाजी नहीं की। वह व्यापार जगत में जीवित रहने के सिद्धांत को अच्छी तरह समझती थी। एक घायल जानवर हिंसक रूप से संघर्ष करेगा, लेकिन अगर उसे धीरे धीरे खून बहने दिया जाए तो वह खुद ही थक कर गिर जाएगा। उसका पूर्व पति और उसकी प्रेमिका इस समय जनता की राय से निपटने, रद्द किए गए अनुबंधों को बचाने और शेयरधारकों को शांत करने में व्यस्त थे। लेकिन प्रिया जानती थी कि यह सिर्फ हिमशैल का सिरा था। असली हिस्सा कानूनी प्रक्रियाएं और परिष्कृत वित्तीय योजनाएं थीं जिन्हें उसने महीनों से चुपचाप तैयार किया था। पहला कदम एक वकील के माध्यम से पूर्व पति के खिलाफ वैवाहिक संपत्ति के दुरुपयोग के लिए मुकदमा दायर करना था। आवेदन में उसने उन सभी राशियों का विस्तार से उल्लेख किया जो उसने संयुक्त खाते से निकाली थीं जब वे अभी भी पति पत्नी थे, यह साबित करते हुए कि उनका उपयोग प्रेमिका को पालने और संदिग्ध सौदों में निवेश करने के लिए किया गया था। प्रिया के वकील
एक अनुभवी पूर्व सरकारी वकील ने जल्दी से सभी बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति खरीद अनुबंध और गवाहों के बयान एकत्र कर लिए। दूसरा कदम, उसने जानबूझकर कुछ करीबी पत्रकारों को मुकदमे की जानकारी लीक कर दी। कुछ ही दिनों में प्रमुख आर्थिक समाचार पत्रों ने एक साथ खबर छापी, उद्योगपति आर पर पूर्व पत्नी ने करोड़ों की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। इस खबर ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा गंभीर रूप से गिर गई। साझेदार पीछे हट गए और बैंक उसकी क्रेडिट सीमा की समीक्षा करने लगे। तीसरा कदम, प्रिया ने एक वित्तीय झटका दिया। उसने उसकी कंपनी के बड़े आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क किया और अगर वे उसके साथ अनुबंध तोड़कर उसकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर करते हैं तो उन्हें अधिक आकर्षक सहयोग की शर्तें पेश कीं। कुछ साझेदारों ने घोटाले से बचने के लिए तुरंत हां कर दी, जिससे उसकी आपूर्ति श्रृंखला टूट गई। उसी समय प्रिया ने चुपके से कई मुखौटा कंपनियों के माध्यम से उसकी कंपनी के शेयर खरीदना शुरू कर दिया। वह सीधे तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन उसकी कंपनी में शक्ति का हर प्रतिशत धीरे धीरे उसके हाथों में आ रहा था। प्रिया के पूर्व पति को बेचैनी होने लगी, लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह संभल नहीं पाया। केवल 3 महीनों में उसकी कंपनी एक शक्तिशाली उद्यम की स्थिति से चारों तरफ से घिरे हुए शिकार में बदल गई। बाजार ने मुंह मोड़ लिया, शेयरधारक घबरा गए, नकदी प्रवाह सूख गया। इस बीच प्रिया मीडिया में एक शांत, सफल महिला व्यवसायी की छवि के साथ दिखाई देती रही, जो अपने निजी मामलों के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे वह अपने अगले कदम की गणना कर रही थी। एक ऐसा कदम जो न केवल उसे दिवालियापन में धकेल देगा, बल्कि उसे एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में कानून का सामना करने के लिए भी मजबूर करेगा। और जब वह दिन आएगा तो प्रिया को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ अपने आप बोल देगा। कैफे एक शानदार होटल की छत पर स्थित था। शाम की पीली धूप मोटे कांच से छनकर पूरे स्थान को एक गर्म लेकिन दमघोंटू रंग में रंग रही थी। प्रिया ने अंदर कदम रखा। उसके धीमे कदम संगमरमर के फर्श पर एक लयबद्ध ध्वनि पैदा कर रहे थे। उसने एक सुंदर काले रंग की पोशाक चुनी थी। बाल बड़े करीने से जूड़े में बौंधे थे। होंठों पर थोड़ी सी लाल लिपस्टिक थी जो आत्मविश्वास दिखाने और एक बिना समझौते वाली लड़ाई का संकेत देने के लिए काफी थी। कोने में उसके पति की प्रेमिका नेहा पहले से ही बैठी थी। नेहा ने एक ब्रांडेड कसी हुई पोशाक पहनी थी। उसका चेहरा ध्यान से मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी छिपी थी, जिसे वह एक झूठी मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। जब प्रिया पास आई तो नेहा खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम आ गई, बैठो। प्रिया बस हल्की सी मुस्कुराई, बहुत धीरे से हाथ मिलाया, लेकिन इतना कि सामने वाले को उसकी शांति से शक्ति का एहसास हो जाए। बातचीत कुछ औपचारिकताओं से शुरू हुई, लेकिन माहौल जल्द ही तनावपूर्ण हो गया। नेहा ने पहले बात शुरू की, अपनी आवाज को नरम रखने की कोशिश की। देखो प्रिया, हम दोनों औरतें हैं। मुझे लगता है कि हम सब कुछ शांति से सुलझा सकते हैं। वह वैसे भी तुम्हारा अतीत है। प्रिया ने होंठ सिकुड़े, कॉफी का कप मेज पर रख दिया। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन हर शब्द धातु के टकराने की तरह साफ था। अतीत, मुझे लगता है कि तुम भूल गई हो कि मेरे अतीत ने मेरे पैसे और मेहनत का इस्तेमाल तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए किया है, और अब तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं क्योंकि हम दोनों औरतें हैं। नेहा ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन शांत रहने की कोशिश की। तुम भी अब सफल हो। तुम्हें यह सब करने के लिए खुद को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। प्रिया आगे की ओर झुकी।
उसकी आंखें तीखी थीं। मेरी सफलता मैंने खुद एक एक ईंट से बनाई है, और जिस कुर्सी पर तुम आज बैठी हो वह तुमने मेरे हाथ से छीनी है। तुम्हें लगता है कि मैं चुप रहूंगी? नेहा ने थूक निकला। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, तो तुम क्या चाहती हो? प्रिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने एक लिफाफा निकाला, उसे मेज पर रखा और धीरे से उसे सामने वाले की ओर धकेल दिया। अंदर उन संदिग्ध अनुबंधों की प्रतियां थीं। वे लेन देन जो साबित करते थे कि नेहा ने उसके पति के साथ मिलकर कंपनी के पैसे का गबन किया था। मैं चाहती हूं कि तुम यह समझ लो कि अब से तुम्हारा हर कदम मेरी नजर में रहेगा। अगर मैं चाहूं तो कल ये कागज सीधे जांच एजेंसी के पास होंगे। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि घड़ी की टिक टिक भी कानों को चुभने लगी। नेहा ने अपनी मुट्ठी भींच ली, मुस्कान बनाए रखने की कोशिश की। क्या तुम मुझे धमका रही हो? प्रिया ने जोर देकर कहा। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दे रही हूं। या तो तुम उसे छोड़ दो, उस कंपनी को छोड़ दो, मेरी जिंदगी से गायब हो जाओ, या मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। और जान लो कि मुझमें ऐसा करने की पूरी क्षमता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ऐसे देखा जैसे दो चाकू अपनी धार परख रहे हों। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद नेहा ने धीरे से अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। प्रिया खड़ी हो गई, अपनी पोशाक ठीक की और बाहर निकलने से पहले उसने अंतिम वाक्य कहा। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की लेकिन बर्फ की तरह ठंडी थी। इस खेल के नियम मैं तय करती हूं। कांच का दरवाजा प्रिया के पीछे बंद हो गया। नेहा को अकेला छोड़ गया। उसका हाथ लिफाफे पर था, चेहरा पीला पड़ गया था। बाहर आकाश एक आने वाले तूफान का संकेत देते हुए लाल हो गया था, और नेहा जानती थी कि वह तूफान कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेगा। दोपहर की बारिश हल्की हल्की हो रही थी। धूसर आकाश उस आदमी के जीवन में जो हो रहा था उसे प्रतिबिंबित कर रहा था, जो कभी प्रिया का पूर्व पति था। सिर्फ 1 साल पहले वह शक्ति और धन के शिखर पर था। उसके हाथ में एक सफल कंपनी थी और उसके बगल में उसकी सुंदर प्रेमिका थी, जो हमेशा महंगे कपड़े और एक गर्व भरी मुस्कान पहने रहती थी। लेकिन अब सब कुछ एक रेतीले महल की तरह ढह गया था, जिसे एक बड़ी लहर ने बहा दिया हो। प्रिया द्वारा गबन, अनुबंध में धोखाधड़ी और विशेष रूप से उसके अफेयर के सबूतों को सार्वजनिक करने के बाद उसकी कंपनी को लगातार घाटा हो रहा था। सभी भागीदारों ने एक साथ अनुबंध तोड़ दिए। निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया और शेयर बिना रुके गिरने लगे। उसने किसी को बचाने के लिए खोजने की कोशिश की, लेकिन हर कोई हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसका नाम अब सभी समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर बदनाम हो चुका था। और प्रिया की प्रतिद्वंद्वी, वह महिला जो कभी उसे घमंड से देखती थी, अब डर और शर्म में जी रही थी। पुरानी उत्तेजक तस्वीरें, वीडियो और संदेश तेजी से फैल गए। ग्राहकों ने उसके खोले हुए फैशन स्टोर का बहिष्कार किया, दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने चुपचाप मुंह मोड़ लिया। अब उसमें वह घमंडी अंदाज नहीं था। इसके बजाय उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखें लाल थीं, और जब भी कोई उसे सड़क पर पहचान लेता तो उसकी आवाज कांपती थी। प्रिया अपने घर के समूह के मुख्यालय की इमारत की ऊंची बालकनी पर खड़ी थी। नीचे सड़क पर व्यस्त यातायात को देख रही थी। उसके पूर्व पति और उसकी प्रतिद्वंद्वी के पतन की खबरें अभी भी सभी मीडिया चैनलों पर छाई हुई थीं। शाम की हवा ने उसके बालों को धीरे से उड़ाया। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी, लेकिन उसमें एक गहरी सोच भी थी। वह जानती थी कि अगर वह एक और वार करती तो सब कुछ पूरी तरह से बिखर जाएगा, कोई वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन प्रिया ने जल्दबाजी नहीं की। वह समझती थी
कभी कभी प्रतिद्वंद्वी को निराशा में छटपटाने देना एक घातक वार से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। सब कुछ उसी स्थिति में था जैसा वह चाहती थी। अब उसे बस सही समय का इंतजार करना था। शाम के समय समुद्र ने एक विशाल धूसर नीले रंग का आवरण ओढ़ लिया था। लहरें एक के बाद एक किनारे से टकरा रही थीं, सफेद झाग के निशान छोड़ रही थीं और फिर ऐसे गायब हो रही थीं जैसे वे कभी थीं ही नहीं। प्रिया रेत पर चुपचाप खड़ी थी। उसके नंगे पैर ठंडे पानी में डूबे हुए थे। समुद्र की तेज हवा उसके लंबे बालों को पीछे की ओर उड़ा रही थी, जिससे उसका शांत और रहस्यमयी चेहरा दिखाई दे रहा था। दूर क्षितिज समुद्र और आकाश के बीच एक धुंधली स्याही की लकीर जैसा लग रहा था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली। नमक की गंध, नम हवा की गंध, स्वतंत्रता की गंध, सब कुछ मिलकर उसके दिल को हल्का और भारी दोनों बना रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने एक लंबा सफर तय किया था। एक धोखे की शिकार से लेकर सत्ता पर काबिज होने तक उसने उन्हें, अपने पूर्व पति और उसकी प्रतिद्वंद्वी को, घमंड के शिखर से अपमान की गहराई में गिरते देखा था। और अब बस एक छोटा सा कदम, एक संक्षिप्त आदेश, और वह उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकती थी। फोन की घंटी बजी, जिसने लहरों की शांत आवाज को तोड़ दिया। प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं, अपने हाथ में चमकती स्क्रीन को देखा। यह उसके भरोसेमंद सहयोगी का नंबर था, जो उसके फैसले का इंतजार कर रहा था। बस उसके एक वाक्य कहने की देर थी और उसकी बची खुची सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। उसके सभी सामाजिक संबंध टूट जाएंगे और उनकी उम्मीद का आखिरी दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्रिया की उंगली जवाब देने वाले बटन पर रुक गई। उसकी नजरें समुद्र की ओर थीं, जहां एक समुद्री पक्षी विशाल आकाश में आजादी से मंडरा रहा था। उस पल में दो विचार उसके मन में घूम रहे थे। बदला अंत तक लेना, ताकि कोई दोबारा उसका अपमान करने की हिम्मत न करे, या सब कुछ छोड़कर खुद को अतीत की जंजीरों से आजाद कर लेना। घंटी आखिरी बार बजी और फिर बंद हो गई। स्क्रीन काली हो गई, जिसमें उसकी गहरी रहस्यमयी आंखों वाला चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा था। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई, एक अस्पष्ट मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि यह जीत की मुस्कान थी या माफी की। लहरें अभी भी टकरा रही थीं, हवा अभी भी चल रही थी। समुद्र तट चुपचाप गवाह बना रहा, लेकिन जवाब हमेशा सिर्फ प्रिया का ही रहेगा।